नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है। लल्लन टॉप अड्डा में 3 चिकोलाइट लोग आए हैं इस बार। सुभाष कपूर डायरेक्टर, ऋचा चड्ढा एक्ट्रेस, और सौरभ शुक्ला एक्टर और थिएटर करने वाले, राइटर भी डायरेक्टर भी। इन लोगों की एक फिल्म आ रही है जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। फिल्म का नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल फिल्में मुश्किल से बनती हैं, और जब बनती हैं तो उनके रिलीज होने से पहले ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। मैडम चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिक्स क्या है, इसके किरदार जो लोगों को लग रहा है कि किसी किसी से रिजेंबल कर रहे हैं, उनके बारे में डायरेक्टर, राइटर, एक्ट्रेस का क्या सोचना है, और इन तीनों कमाल के फिल्म के पेशे से जुड़े लोगों की जिंदगी में और क्या चल रहा है सिनेमा के इर्द गिर्द, उन सब पर बात करेंगे लल्लन टॉप अड्डा में, तसल्ली से, जैसे अड्डे में बात होती है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि वहां ठंड कितना हपक के पड़ रही है? आप लोग हैं कहाँ कहाँ बैठे अभी फिलहाल? तो मैं तो मुंबई में हूँ, तो यहाँ तो ठंड नहीं है, लेकिन बाकी लोग, ऋचा खासतौर पर मुझे लगता है। ऋचा कहाँ है आप? मैं उत्तराखंड में हूँ, यहाँ बहुत ठंड है। अच्छा, जैसे मुंबई अभी वाले लोग फिर जैसे कभी दिल्ली विल्ली आते हैं तो दिल्ली आने के लिए स्वेटर खरीदते हैं, या उनके पास होती नहीं, वो आती ही नहीं सर्दियों में दिल्ली? क्या होता है चक्कर? हम तो दिल्ली वाले हमारे ट्रंकों में पड़े होते हैं, जब वो वापस जाते हैं तो इस्तेमाल हो जाते हैं। और बहुत ठंड लगती है, मतलब अब बम्बई में लगभग 10-12 बरस हो गए हैं, तो अब दिल्ली की सर्दी और उत्तर भारत की ठंड की आदत रही नहीं, तो वापस जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है और खरीदने भी पड़ते हैं कई दफा, और आमतौर पर जो घर में होते हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये सर्दियों में ठंडी जगह जाने का क्या चलन है ऋचा? मैं तो काम के लिए आई हूँ यहाँ, और अगर मेरा बस चलता तो इस महीने नहीं आती, पर मैं ठंड बहुत एंजॉय करती हूँ। बॉम्बे में मैं मिस करती हूँ सर्दी को, तो यहाँ थोड़ी बर्फबारी की भी एक है गुंजाइश कुछ दिन बाद, तो मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। कल लोहड़ी मनाई हमने क्रू के साथ, आग वाग जला के, तो ठंड के भी मजे ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। दादा, आप कहाँ हैं? मैं देखो मुंबई में हूँ, जहां पर सुभाष कपूर है। आसपास ठंड नहीं है, लेकिन दिल में ठंडक है। क्योंकि फिल्म हमारी रिलीज होने वाली है और सारे दोस्त देखो जूम के उस पर मिल गए हैं, तो दिल में ठंडक ही ठंडक है। बस यही ठंड मना रहे हैं हम। यही ठंड मना रहे हैं, और आप तो धड़ाधड़ फिल्में भी दे रहे हैं। मतलब एक फिल्म आ रही है, दूसरी का ट्रेलर आ रहा है, तीसरी का कुछ आ रहा है, एकदम गदर हाँ, काटे तो हुए। ऐसा है ना कि भाई क्या है, कोरोना का बांध बना था। अब उसमें जब बांध में छेद हो रहे हैं, तो जितना पानी है वो इधर उधर से निकल रहा है, तो एक के बाद एक आ रही है चीजें। अच्छा सुभाष बाबू, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इस पूरे प्लॉट को कंसीव करने का प्रोसेस क्या था? कोई घटना, कोई किरदार? जी, मैंने सौरभ ये फिल्म 2014-15 में लिखी थी, और इसकी शुरुआत जो थी, मैंने, अगर मुझे ठीक से याद है, आउटलुक या तहलका में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो ब्लाइंड आइटम था, और उस छोटा सा 2 कॉलम का कुछ इंफॉर्मेशन थी। उसमें ये था कि एक खबर थी कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक रात अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पे काम करने वाले लगभग 40-50 लोगों को, जिसमें उनके कुक थे, गार्डनर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, बाकी घर के नौकर चाकर थे, उन तमाम लोगों को रात को 2:30 बजे बाहर सड़क पे खड़ा कर दिया था। और खबर आगे ये कहती थी, मतलब ब्लाइंड आइटम आगे ये कहती थी कि उन्हें शक था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, और उन्हें ये शक था कि बहुत मुमकिन है कि उनके आसपास के लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप जानते हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बहुत बहुत मजबूत, बहुत कद्दावर नेता मानी जाती थी। मतलब यहाँ तक कि लोग उनके नजदीक भी नहीं आते थे, 5 फीट दूर से जमीन छू के उनके पांव छुआ करते थे, वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए बहुत दिलचस्पी की चीज हुई कि एक इतनी ताकतवर नेता अपने व्यक्तिगत स्पेस में, पर्सनल स्पेस में इतनी वनरेबल हो सकती है कि उनके आसपास जो 24 घंटे लोग उनके लिए काम करते हैं, वो उन पर भी भरोसा ना कर पाए। तो मुझे लगा कि एक पावरफुल, एक ताकतवर नेता को उस स्पेस में देखने की, तो वहां से शुरुआत हुई। फिर थोड़ा काम करना शुरू किया, तो एक और चीज मेरे जहन में थी जो मैंने बहुत पहले देखी थी और पढ़ी थी, वो थी बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके भाई मुर्तजा अली भुट्टो का मर्डर हुआ था पुलिस एनकाउंटर में, जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी और कराची के अंदर। और वो भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि मुख्यमंत्री, चीफ प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क की, और उनका भाई जो है वो दिन दहाड़े पुलिस के हाथों मारा जाए।
उसमें कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि उनके शौहर आसिफ अली जरदारी साहब का भी शायद उसमें कोई रोल हो सकता हाँ, है। फातिमा भुट्टो ने बहुत डिटेल में लिखा भी है उसके बारे में। उन्होंने किताब भी लिखी है अपने वालिद पर। तो ये 2 चीजों से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। एक तीसरी चीज ये थी कि मैंने थोड़ा बहुत जर्नलिज्म किया है 5-1 बरस, 1995 से लेके 2000 तक, जी। और थोड़ा सा मुझे बिहार उत्तर प्रदेश घूमने का मौका मिला है, तो मेरे कुछ अनुभव थे, कुछ चीज़ों को मैंने करीब से देखा था। और जैसा कि आपने इब्तिदा में कहा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिल्में कम बनती हैं, जी। और ये वाकई बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज हिंदुस्तान में आप जानते हैं सियासत, क्रिकेट और सिनेमा, ये 3 चीज़ों पर तो लोग, हर आदमी एक्सपर्ट होता है, लेकिन हम कम फिल्में बनाते हैं। तो वहाँ से शुरू हुई। और जब आप एक पॉलिटिकल फिल्म बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश या बिहार खासतौर पर 2 एक ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत सारा मसाला आपको ऑलरेडी मिल जाता है, और दोनों में मखसूस किस्म की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि मतलब दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, लखनऊ से जाता है, वगैरह वगैरह, और एक पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश में राजनीति का रहा है। जो उत्तर प्रदेश में राज करता है वो भारत पर राज करता है, ये बात सिर्फ कही नहीं जाती है, काफी हद तक सत्य भी है। तो उसको हमने यूपी में बेस किया, उस कहानी को। और फिर जब काम करना आप शुरू करते हैं, स्क्रिप्ट पर कहानी बुनते हैं, उसका स्क्रीन प्ले स्टोरी बनाते हैं, तो चीज़ें होती जाती हैं। और तब फिर ये आइडिया आया क्या क्या इस लड़की को, इस किरदार को, इस प्रोटैगनिस्ट को हम एक उपेक्षित वर्ग से, दलित वर्ग से का किरदार बनाएं, तो वो जर्नी कितनी दिलचस्प होगी। तो हमने उसको उस तरह से उसको बनाया। और दरअसल बहुत लोगों को पता नहीं है, 2015 में जब मैंने ये फिल्म लिखी थी, उसी साल मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गुड्डू रंगीला, जी। जो हरियाणा की के बैकग्राउंड पर थी, जिसका नायक जो था वो दलित था। जी। दलित इश्यूज पे नहीं थी, खाप पंचायत उसमें मुख्य मुद्दा था, लेकिन वो बहुत मायनों में, अगर मैं कहूँ तो बहुत मायनों में पहला हिंदी सिनेमा का शायद पहला दलित हीरो अरशद वारसी ने वो रोल किया था। और वो पूरा मतलब वो कॉमेडी भी करता है, वो रोमांस भी करता है, और वो अंत में विलन को एक बड़े एक्शन सीक्वेंस में मारता भी है। तो उसके तेवर जो थे वो बिल्कुल हिंदी सिनेमा के हीरो वाले थे। ये इत्तेफाक था, ये उसका बैकग्राउंड था कि वो दलित वर्ग से आता था। तो मैंने वो फिल्म बनाई थी, वो फिल्म चली नहीं, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसलिए नहीं कि उसका हीरो दलित था, मुझे नहीं लगता वो वजह रही होगी, लेकिन शायद वो फिल्म अच्छी नहीं बनी थी, लोगों को पसंद नहीं आई। और तब मैंने इस फिल्म को लगभग मैडम चीफ मिनिस्टर को लिख के खत्म किया था। और तब जैसा आप जानते हैं, इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो बहुत दोस्त सलाह देते हैं कि यार क्यों तुम ये पॉलिटिक्स के पीछे पड़ गए हो, क्यों ये इस तरह के तुमको हीरो गढ़ने हैं और प्रोटैगनिस्ट बुनने हैं, कुछ और करो, थोड़े दिन बाद देखना। तो ये 5-5.5 बरस लगे और मैडम चीफ मिनिस्टर को बनाने में, और आज हम फिल्म लेकर आपके सामने। ऋचा, आपको भी इस तरह की सलाह देते हैं दोस्त कि क्यों तुम पॉलिटिक्स के पीछे पड़ी हो, आदि इत्यादि? दोस्त तो नहीं, आजकल तो लॉयर ही देते हैं कि ट्वीट मत करो, कुछ हो जाएगा, केस हो जाएगा, फंसा देंगे, पता नहीं। तो मैं तो ज्यादा सोचती नहीं इसके बारे में। मुझे बहुत मजा आया जब उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही अलग तरह की, मुझे लगा कि हीरो हीरोइन का मिश्रण लगी है लड़की मुझे। तारा तो रूपराम। तारा रूपराम, और बहुत एक्साइटिंग। उसके अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं जो उसको रोके कुछ कोई भी चीज करने से। और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो किस तरह से, मतलब उसका बैकग्राउंड ये है कि उसकी माँ की पहले 3 बेटियां हुई थी जिनको जहर चढ़ा के मार दिया गया था। तो ये किसी रिएक्टिव लॉजिक से या कुछ, इसने अपने आप को बिल्कुल फर्स्ट फ्री रखा है जिंदगी में। उसने बाल छोटे काट लिए, लड़कों का कुर्ता टी शर्ट पहनती है, बाइक चलाती है, सलमान खान का ब्रेसलेट पहनती है, लकड़ी काटती है, खेतों में काम करती है, ट्रैक्टर चलाती है, और लाइब्रेरी में भी काम करती है कॉलेज के। और वहां उसके साथ कुछ जुल्म होता है और एक्सीडेंटली वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर मास्टर जी जो कि सौरभ शुक्ला है उनके पास उनसे मिलती है। फिर वहां से कैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, और वो कहानी इटसेल्फ बहुत एक्साइटिंग थी मेरे लिए। और कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा जो मैंने कभी ना देखा है पर्दे पे, ना कभी खुद किया। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो गई इस रोल के लिए। अच्छा, सो बिफोर आई मूव टू सौरभ दादा, जो एक अंग्रेजी में कहावत है, एलिफेंट इन द रूम,
जो सोशल मीडिया पे बार बार लिखा जा रहा है कि ये दोनों किरदार मायावती और कांशीराम के किरदार से प्रभावित हैं। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप इस चर्चा पर? दो दो हाथी हैं, देयर आर टू एलिफेंट्स दैट वी नीड टू एड्रेस। जी। आपसे बिना पूछे मैं पहले एलिफेंट को, जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी फिल्म का जो पहला पोस्टर आया उसमें ऋचा का किरदार जो है वो हाथ में झाड़ू लिए खड़ा था, अनटचेबल और वो सब चीजें जो आई। अनटचेबल, अनस्टॉपेबल किस्म की टैगलाइन। और उस पर कुछ ऐसे लोगों ने जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनके काम को हम सराहते हैं, जिनके काम को सराहा जाना चाहिए, उन लोगों का भी कहना था कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक। और मैं सच कहूं तो जब आप पोस्टर या ट्रेलर बनाते हैं अपनी फिल्म का, तो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को आप कंसल्ट करते हैं फीडबैक के लिए। और वो पोस्टर भी हमने उसी प्रोसेस के तहत वो पोस्टर बना, हमने बहुत सारे लोगों से शेयर किया, जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेरी टीम होती है, उसमें पब्लिसिस्ट होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं। और किसी ने भी, मतलब हम में से किसी ने भी ये पॉइंट आउट नहीं किया कि इसमें दिक्कत हो सकती है। तो जब ये फीडबैक आया तो हम लोग थोड़ा सा हैरान हुए, लेकिन हमको उस शाम तक आते आते ये एहसास हुआ कि हमसे एक चूक हुई है। मुझे, बिकॉज फिल्म, खासतौर पर जिस तरह की फिल्म हमने बनाई है, वो किसी भी किस्म के स्टीरियोटाइप को प्रोपेगेट नहीं करती। वो तमाम चीजें जो लोग पोस्टर पर रिएक्ट करते हुए कह रहे हैं कि दलित समाज के लोगों को एक तरह का खास तरह का पोर्ट्रेल हिंदी सिनेमा में होता है, जिससे मैं एग्री करता हूँ, काफी हद तक वो सही है वो आलोचना वहाँ। लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी फिल्म, मैं समझता हूँ कि दलित राजनीति पर फिल्म नहीं है, दलित बैकग्राउंड से आने वाली एक लड़की की कहानी है। और उस लड़की के साथ क्या होता है जब वो राजनीति में आ जाती है, जब वो मुख्यमंत्री बन जाती है, तो वो सत्ता में रह के क्या क्या चीजें आप करते हैं और कैसे उससे विरोधियों से निपटते हैं, और बाकी तमाम चीजें वो एक व्यक्ति के रूप में आपको कैसी वो चीजें बदलती हैं, ये तमाम फिल्म का फोकस है। तो हमें जब ये फीडबैक मिला, और खासतौर पे ऐसे लोगों से जिनका, जैसा मैंने कहा कि हम उनको पसंद करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे अगले दिन मेरी ऋचा की बात हुई और हमने आपस में बात दो एक दिन के बाद में कि मुझे, मतलब आज कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये अनजाने में हमसे एक चूक हुई है। और मैं ऐसा मानता हूँ इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर होने के नाते कि इस चूक की एवज में जो भी आलोचना हमारी हो रही है, मैं समझता हूँ उस आलोचना को स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को, और उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप ऋचा को जानते हैं, थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है, अगर आपने एक दो फिल्में देखी हो। हम अक्सर ही कोशिश करते हैं अपने काम के जरिए एंटरटेन करते हुए, फिल्म की परिभाषा में, फिल्म के कलेवर में उस फिल्मों को, अपनी कहानियों को पेश करते हुए कोशिश करते हैं कि कुछ बात कह पाएं, कुछ चीजों की तरफ इशारा कर पाएं। और उसमें अगर हमसे एक ऐसी चूक हो जिसमें हम कुछ स्टीरियोटाइप को प्रोपेगेट करते हुए नजर आए, तो मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था। तो पहला हाथी, तो द फर्स्ट एलिफेंट दैट आई वांटेड टू एड्रेस वाज दिस। आई थिंक मी, ऋचा एंड आई एम श्योर सौरभ या मेरे प्रोड्यूसर्स, हम सब लोगों को यह एहसास है कि अनजाने में सही हमसे एक चूक हुई है और जो नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये मुझे लगा था इम्पोर्टेंट था, जिसके बारे में बात मुझे कहना था। और ऋचा भी शायद उस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे। दूसरी बात, जहां तक मायावती जी या कांशीराम जी की बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि इस फिल्म का मायावती जी के जीवन से या कांशीराम जी के जीवन से कोई लेना देना नहीं। ये फिल्म मायावती जी की बायोपिक नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लग सकता है, उसकी वजह मैं समझता हूँ। ये फिल्म उत्तर प्रदेश में सेट है। इस फिल्म की नायिका जो है वो एक दलित वर्ग से आती है, और इस फिल्म में इस नायिका के राजनीतिक गुरु, और जब आप ये तीनों चीजें मिक्स करते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको लगे कि मायावती जी की कहानी है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये उनकी कहानी से, उनके राजनीतिक जीवन से बहुत फर्क, बहुत अलग किस्म की फिल्म है। हम लोग जानते हैं कि चाहे महिला पॉलिटिशियंस इस देश में रही हो, चाहे पुरुष पॉलिटिशियन रहे हो, गुरु और शिष्य की परंपरा भारतीय राजनीति में बहुत पुरानी है। मतलब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी चंद्रशेखर को लगभग अपना गुरु मानती थी। दक्षिण में चले जाएं तो जयललिता एमजीआर को अपना गुरु मानती थी। तो ये परंपरा, और पुरुषों में भी लगातार ये परंपरा रही है। तो वो सिमिलैरिटी होने की वजह से अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो वो समझा जा सकता है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ
कि ये फिल्म मायावती जी के जीवन पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर या उनके राजनीतिक जीवन पर नहीं है। जरूर मैंने उत्तर प्रदेश में 93, 94, 95 में काफी जाने का मुझे मौका मिला है। मैं तब भी गया हूं जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उनके राज में राजनीति किस तरह से उस समय उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वो कमंडल मंडल के बाद का दौर जो था, वो मैंने करीब से देखा है। और जरूर मैंने बहुत सारी चीजें अपने उस अनुभव से उठाई हैं। और आप जब रियलिटी से इंस्पायर होकर एक कहानी लिखते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, तो बहुत मुमकिन है उसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो हुई हों राजनीति में, समाज में कभी। लेकिन मैं फिर ही कहूंगा आपसे कि ये मायावती जी के बायोपिक नहीं है। उनके व्यक्तिगत या उनके राजनीतिक जीवन से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं। सौरभ दादा, ये बताइए, सत्या से लेके अब तक, और बल्कि और उसके पहले से जाते हैं, इंडिया में पॉलिटिकल प्लॉट पे फिल्में बनाना बहुत मुश्किल है क्या? क्योंकि आपको पॉलिटिकली बहुत गार्डेड, बहुत करेक्ट रहना पड़ेगा। सुभाष ने बोला कि हमने नहीं सोचा था, आ गया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो हमें वो थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ा। यू हैव टू बी सुपर कॉशियस कि कोई शब्द ऐसा ना चला जाए कि कोई कम्युनिटी, भले ही आपकी इंटेंशन ना हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल कर देता है काम। क्योंकि हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो वहां तो ईश्वर से लेकर राष्ट्रपतियों तक किसी को नहीं बख्शा जाता है। तो जैसा आपने खुद ही ये बात कह दी, राजनीतिक फिल्में हमारे यहाँ बनाना बहुत मुश्किल है, ये तो आपने शुरू में ही कहा। लेकिन देखा जाए तो व्यंग भी हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ व्यंग्यात्मक फिल्में भी नहीं बनती हैं, क्योंकि बात वही आ जाती है कि आप खुल के कोई बात कहना चाहते हैं, जबकि ये होता है कि खुल के कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर आप खुल के कोई बात कहते हैं तो उस पे बहुत सारी दिक्कतें पहले भी थी और अब भी हैं और बढ़ती ही जा रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा लोग पीछे हट जाते हैं। राजनीतिक फिल्में बहुत बनी हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक फिल्में नहीं बनी हैं। साउथ में एक पूरा एक कल्चर रहा है राजनीतिक फिल्मों का। हिंदुस्तान, ये हिंदी फिल्मों में भी उस तरह का कल्चर आया, लेकिन वो एक तरह का एक नोशन है राजनीति का, जिसमें राजनीति की माइन्यूट चीजें न लेके उसके बृहद चीजों को, मोटा मोटी चीजें जो होती हैं उनको लेके फिर एक काल्पनिक कहानी जैसा कुछ गढ़ा जाता था, जिसमें हीरो आता था, वो या तो एक दिन में पूरे समाज को बदल देता था या संसद भवन में घुस के सबको उड़ा देता था, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है उनको भी एक तरह का स्टीरियोटाइप मिला हुआ है कि वो विलेन ही होते हैं, वो खराब ही होते हैं और कुछ नहीं होते। तो दरअसल कहा जाए कि सच्चे रूप में अगर देखा जाए तो राजनीतिक फिल्में हमारे यहाँ बहुत 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 कम बनी है। जैसे कि मेरी जो पसंदीदा पास्ट की फिल्मों में जो है वो हजारों ख्वाहिशें हैं। जी। तो मैं हमेशा जब भी विदेश में, जब भी मैं अपने दोस्तों को, जब वो उनसे बात होती है जो कि यहाँ के नहीं है, जिनको यहाँ की फिल्मों के बारे में मालूम नहीं है, तो अपनी फिल्मों की फेहरिस्त में मैं सुधीर की वो फिल्म जरूर कहता हूँ कि भाई दिस इज वन ऑफ द रेयर पॉलिटिकल फिल्म्स ऑफ इंडिया। कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ और भी राजनीतिक फिल्में रही हैं, लेकिन क्या है, ये जो एक पता नहीं अब इसको आदत कहेंगे या क्या है, कि हर चीज पे नाराजगी और हर चीज पे ये कहना कि आपने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि क्या है, जो सवाल करता है ना कि आपने ऐसा क्यों कहा, उसको लगता है कि वो कुछ क्षण के लिए, जिसको कहते हैं अ मिनट ऑफ फेम, वो जो उसका मोमेंट ऑफ फेम है, उसमें वो आके वो खड़ा होके पूछ सकता है आपसे। लेकिन ये बड़ा अजीब सा है, क्योंकि अगर आप ह्यूमर नहीं कर सकते हैं, व्यंग नहीं कर सकते हैं, अगर आप डार्कनेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं या विसंगतियों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। फिर आप एक ऐसे समाज की संरचना कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप से और सबसे झूठ ही झूठ बोल रहे हैं कि नहीं सब अच्छा है भाई साहब। तो
और राजनीतिक फिल्में खास तौर से जब भी बनेंगी उसमें ड्रामा इटसेल्फ हैज अ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन राजनीतिक उसमें वो सामाजिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो 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 जनता को लेके, जो मॉरल्स को लेके जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो होंगे ही होंगे उस कहानी में। तो आप बोलेंगे नहीं साहब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सब अच्छा ही अच्छा है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। तो इसलिए लोग भी पीछे हट जाते हैं। और देखो फिल्म बनाना खाली आर्ट नहीं है, ये इस तरह का, जैसे हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, इसमें हम कोई बात कह भी दे तो हम अपने मन से कह सकते हैं, लेकिन फिल्म बनाते वक्त करोड़ों रुपए लगते हैं, हजारों लोग उसके अंदर काम करते हैं, और वो उसको बनने में साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। वो 2 साल के बाद सडनली एक आदमी खड़ा होता है, कहता है साहब कि आपने कैसे ये नाम लिया। अभी जैसे मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा कि साहब आप ये नहीं बोल सकते कि फलाना आदमी पंडित है। तो मैंने कहा मतलब क्या है इसका? बोले नहीं साहब वो पंडित नहीं बोल सकते। मैंने या इससे पहले ये था कि भाई कुछ और आप नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते तो फिर तो नाम भी नहीं बोल सकते। कल को तो मैं भी खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि भाई साहब सौरभ कैसे नाम रख दिया, तुम्हें और फोन कर दूंगा और तुम्हें बोलूंगा कि तुम भी साथ में खड़े हो जाओ, हैं? तो आपने सौरभ कैसे नाम रखा सर? तो अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो मतलब आदमी को आदमी मत बोलो, हैं? कुत्ते को कुत्ता मत बोलो। अभी पीछे ये भी तो चल रहा था कि वो भाई आप कुत्ता नहीं दिखा सकते, आप पेट नहीं दिखा सकते। अरे तो क्या हम ही रहते हैं दुनिया में, कोई और रहता नहीं है क्या? तो ये सब चीजें हैं भैया, है ना। बाकी तुम समझो और बाकी जिसको समझना हो वो खुद समझ ले। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ काम करने का एक इकोसिस्टम समझना चाहता हूँ। सौरभ शुक्ला राइटर हैं, सुभाष ने फिल्म लिखी है, तो क्या फीडबैक कुछ रहता है कि ये किरदार कैसे अप्रोच किया जाए या इसमें क्या सब प्लॉट हो? और ऋचा जो लीड रोल निभा रही हैं, उनका किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहता था किरदार के इंटरप्रिटेशन में? मैं आप तीनों से ही जवाब चाहूंगा इस पे। रिचा, यू वांट टू आंसर? सर मेरा तो क्या ये था option है। कंट्रीब्यूशन, मुझे पता ही नहीं। अभी तक उस पूरे मुझे किरदार बस का मैनरिज्म, हाउ शी इज गोइंग टू वॉक, हाउ शी इज गोइंग टू टॉक, किन शब्दों पे बलाघात ज्यादा होगा, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स हैं, तो वो जी, डिटेलिंग आप अपने तक उसके रखते हैं लिए या? हमने बहुत, उसके लिए हमने काफी तैयारी की, वर्कशॉप्स की, एक तरह का एक्सेंट पकड़ने की कोशिश की जो बहुत सुनने में बिल्कुल थोड़ा सा रफ रस्टिक लगता है, और बाइक चलाना सीखा, इस तरह की फिजिकल तैयारियां की। और उसके बाद हमने बहुत सारी अ, मतलब कम से कम जो उन्होंने मुझे बताया उससे उसका एक मेंटल मेकअप बनाना ज़रूरी समझा मैंने। और मुझे बहुत मज़े आए ऐसा कैरेक्टर करके जिसको कोई वो इन्हिबिशन ही नहीं है, वो कैसे कहीं पे भी खड़ी हो जाती है। कई बार सेट पे मुझे आते-जाते लोग मुझे ठोकर मार के चले जाते थे लाइट वन, क्योंकि अये हटना, क्योंकि मैं उनको लड़का ही लग रही थी, जो ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा है गंदी सी टी-शर्ट पहन के। तो मुझे वो एक बहुत फ्रीडम लगा मुझे उस परफॉर्मेंस में, उस किरदार में, सच में। क्योंकि वो उसमें कोई उसके अंदर कोई, अपने अंदर कोई ऐसी शंका नहीं थी कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मुझे बहुत मजा आया। सौरभ दादा? सुभाष, अच्छा सुभाष बोलेंगे? नहीं अच्छा चलो सुभाष सबसे लास्ट में बोलेगा। देखो ऐसा है कि बिल्कुल वही सब कुछ होता है जो हर एक्टर और हर डायरेक्टर हर फिल्म में करता है ना। तो डायरेक्टर, जैसे कि मैं सुभाष के साथ मैंने यही नहीं, इससे पहले एक बहुत जॉली एलएलबी जॉली, दोनों। हाँ तो मैंने किया है। और जॉली के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं आज तक, मैंने जज का रोल किया उसमें, मैं आज तक कोर्ट नहीं गया हूँ। मैं कोर्ट के अंदर मैंने देखा नहीं है कि कोर्ट होता कैसा है। जज वज कोई नहीं देखा मैंने आज तक। और आप तो ट्वीट भी नहीं करते हैं, तो देखने की संभावना भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि तो लोग पूछते हैं कि भाई फिर आपको जज की इतनी जानकारी और ऐसा जज कैसे आपने पकड़ा? तो ऐसा है कि वो पकड़ने में अकेला नहीं होता, पकड़ने में उसके साथ होता है डायरेक्टर होता है। तो जैसे कि जॉली के दौरान मैं
चाय पीने अक्सर सुभाष के यहाँ पहुंच जाता था, और सुभाष ने मेरे को अनगिनत किस्से सुनाए। कभी 30 हजारी कोर्ट का कोई किस्सा है, कभी कोई जबलपुर का कोई किस्सा है, कभी कलकत्ता के कोई जज थे। अब ये किस्से अपने आप में, और ये मजेदार किस्से रहे, है ना, उनसे कुछ बहुत इंटरनल चीजों का पता लगता है। तो जैसे बहुत सारी चीजें समझ में आई मुझे कि यार हाँ, वाकई हम कभी देखते नहीं है जज को, हम जज की तरह देखते हैं। जज, जबकि उसका एक नाम होता है, जज उसका एक वो ओहदा है जज, लेकिन उसके पीछे तो एक इंसान ही है। अब वो इंसान कहीं रहता होगा, कुछ खाता होगा, उसकी एक तरह की बीवी होगी, उसका एक तरह का परिवार होगा, उसके दोस्त होंगे, जो भी है, तो फिर आप उस इंसान को पकड़ने लगते हैं। सिमिलरली इस फिल्म में भी पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है, और मास्टर जी जो है वो बाकायदा उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन क्या फर्क है, वो किस तरह के आदमी है। वो पॉलिटिक्स में होते हुए भी टिकट लेके लड़ते नहीं है, तो यानी कि वो एक विचारधारा के आदमी, वो एक विचार है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, वो दलित उससे आते हैं, और उसमें उनकी सोच है, साथ में उनकी विचारधारा पुरानी है, जिसमें ऐसा नहीं है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, सत्ता में आना ज्यादा जरूरी है। उनके लिए सत्ता में आना ज्यादा जरूरी नहीं है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो आपने प्रिंसिपल फॉलो किया है, जो प्रिंसिपल आप मानते हैं, आप उसको फॉलो करिए। तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, थोड़ा पुराने हैं, है ना। लेकिन जो तारा रूपराम है, जो ऋचा का कैरेक्टर है, वो भी जब आती है उनके पास, तो वो इसी बात से मुतासर होती है, इसी बात से वो उनको मेंटोर मानती है, क्योंकि पहले वो आती है तो वो शुरू में वो अपना बदला लेना चाहती है, और मास्टर जी जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई अगर तुझे अपनी लड़ाई लड़नी है तो तू फिर घर जा, अपने आप लड़ ले, फिर मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें, तो इसमें बहुत सारी बातें सुभाष ने, जैसे मैं राजनीति में स्पेशली, जिसको राजनीति कहा जाता है, जो करेक्ट तरीके से जो वो राजनीति जो देश चलाती है, जो सरकारें बनाती है, पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है, उसके बारे में मुझे बहुत 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 कम ज्ञान है। उसमें मैं ऑलमोस्ट अनपढ़ हूं, और मुझे इंटरेस्ट आता नहीं है। मैं कोशिश करता भी हूं तो पढ़ने की, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई पिछले कई सालों में कि मेरी सुभाष से दोस्ती हो गई, और उसके जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड की वजह से उसका एक टेक भी रहता है, जिस तरह से वो बातों को देखता है और कहता है, तो वो जो एक सुनी सुनाई बात होती है। जैसे मेरे ये सब भ्रम जो हैं, वो 3-4 लोगों को मिलके टूटे। एक सुधीर मिश्रा है, एक सुभाष कपूर है। पहले मुझे भी यही लगता था कि यार ये सब अय्याशी होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, और वो सत्ता में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो या तो मुजरा उजरा करवा सके, या फिर वो लोगों को गले वाले काट सके उनके। तो ऐसे ही यही एक इमेज जो है, जो एक सिनेमा देता रहा और हम मानते रहे। तो चीजों को लेके कि नहीं भाई, उसमें भी इंसान ही है लोग, उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो उठान की तरफ हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने फायदे की तरफ हैं, कुछ लोग पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग। तो ये और दूसरी बात ये कि इत्तेफाक से मुझे सुभाष का काम बहुत पसंद है। तब भी पसंद था जब उन्होंने मुझे कास्ट नहीं किया था, और सुभाष को भी मेरा काम पसंद है। तो जब एक दूसरे का काम पसंद होता है तो एक दूसरे को कहानियां भी सुनाते हैं। तो एक तरह का कहना चाहिए कि it's truly a give and take, you know, and when you are acting in that, then it becomes official, you know. और फिर अगर नहीं भी कर रहा होता मैं ये फिल्म, अगर मैंने इसमें किरदार नहीं भी किया होता, तो आई एम श्योर मैं 4-5 बार तो कहानी सुनी चुका होता, और मैं अपने विचार दे चुका होता कि भाई फिल्म में क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा। ओके नहीं, मैं मतलब सौरभ के साथ क्या बोल रही रिचा? मैं बोल रही हूँ यहाँ लाइट चली गई, माफी चाहती हूँ। लाइट कंटिन्यू। ठीक, आपके चेहरे पर पर्याप्त नूर है, रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। डोंट वरी। नहीं सौरभ, जहां तक सौरभ के साथ है कि अब हमने थोड़ा बहुत काम साथ में कर लिया है,
और सौरभ बम्बई में मेरे पड़ोसी भी हैं, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट बिल्डिंग में रहते हैं। और मैं उनको कास्ट करूं या ना करूं, मैं कुछ भी लिखता हूं तो सौरभ को जरूर सुनाता हूं। कुछ लोग हैं, सुधीर को सुनाता हूँ, सौरभ को सुनाता हूँ, अनुभव को सुनाता हूँ, कि थोड़ा सा और जो प्रोसेस है, जो आमतौर पर मेरा प्रोसेस है, वो है बहुत ज्यादा डिस्कस करना, बहुत जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैंने लिखा है उससे जुड़ा हुआ, वो अपने एक्टर को देना। मतलब वो it can be directly linked with the script, and it might have absolutely no connection with the script, but I just take out whatever I've seen and whatever I've experienced and while writing and where I've taken it from, etc. वो मैं सब अपने एक्टर को देता हूँ। तो सौरभ और मेरा काम करने का तरीका जो है वो यही है कि हम चाय के लिए मिलते हैं, कभी मेरे ऑफिस में, कभी कहीं बाहर मिल लेते हैं, और फिर घंटों बैठ के गप्पे मारते रहते हैं और स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और वहां से कुछ एज एन एक्टर जो सौरभ जैसे जो पकड़ते होंगे वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ऋचा के साथ मैं पहली दफा काम कर रहा था, जी। और मुझे एक मतलब बड़ा अजीब सा है कि मुझे ऋचा चड्ढा और वो जो क्या वो फिल्म है दिल्ली वाले जिसमें आप भोली पंजाबन बनती है, फुकरे, फुकरे। में तो मुझे लगा कि ये दिल्ली में मतलब को रामलाल आनंद किस्म के कॉलेज से निकली हुई ठेठ किस्म की लड़की होगी। इंटरव्यू भी ऋचा के ऐसे आते थे कि वो मतलब लगता था, तो मैंने कहा ये तो मतलब ये इट्स अ टेलर मेड, तारा रूपराम इज टेलर मेड पार्ट फॉर हर। और हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, वी न्यू अ लॉट ऑफ पीपल इन बिटवीन, लेकिन हम कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे। तो जब मैंने इनको बुलाया तो उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम सेंट स्टीफेंस। तो मैंने कहा नहीं में इस सेंट स्टीफेंस में कि ये क्या हो गया। और मुझे लगा ये तो मतलब बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत बारीक बोलती हैं और बहुत मखमली अंदाज में बात करती हैं। अरे इसको तारा रूपराम, वो मतलब एकदम मुंह फट और बिगड़ायल और लड़ने वाली और चार चार लोगों को पीट देने वाली लड़की, ये कैसे। तो मैं थोड़ा सा घबराया था, मतलब बहुत फ्रेंकली, कि ये मतलब ये ठीक जा रहा है मामला कि नहीं। लेकिन फिर जब आप पहली दफा कुछ लोगों के साथ काम करते हैं तो मेरा प्रोसेस है कि हम थोड़ा रीडिंग करते हैं, कुछ लोग उसको वर्कशॉप भी कहते हैं, हम अड्डेबाजी कहते हैं। तो बैठ के हमने हफ्ता 10 दिन वो किया, और मुझे अच्छा लगा कि ये आके बताती थी कि हमारी एक सहारनपुर वाली मौसी हैं, वो इस अंदाज में बात करती हैं, तो मैं आपको उनका एक्सेंट बताऊं, तो फिर ये एक्सेंट बताती थी। फिर ये कहती थी हमारे ड्राइवर ने बताया कि उनके गांव में कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह से भाषा बोली जाती है, उस तरह के एटीट्यूड के साथ में। तो लगभग उस तरह का प्रोसेस रहा हम लोगों का। ये सुभाष, जो आपका अचरज था वही हमारा अचरज था। ऋचा जब ललन टॉप बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में था, बहुत कम लोग जानते थे। जी। तो हम लोगों ने पहला ललन टॉप शो किया था लखनऊ में, तब ऋचा उसमें भी आई थी। तो मेरी टीम ने जब ऋचा के बारे में रिसर्च मुझे पकड़ाई तो पहली लाइन लिखी थी सेंट स्टीफेंस पास आउट है। तो आई वाज लाइक कि ये लड़की वो रोल जो है ना जिसमें थोड़ा सा खुरदरापन हो, थोड़ा सा रफनेस हो, इतनी खूबसूरती से पकड़ती है जैसे ताजिंदगी इसने वही किया है, वैसी गुंडई, वैसी लठैती, वैसा ही खरखरापन। तो फिर मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर के, ये एक्टर के भी मयार के बारे में बताता है कि हाउ प्रोफेशनल ही इज की और शी इज की, कितने अच्छे से ग्रस्त किया। तो ऋचा की खूब सारी तारीफ हो रही है सब कोनों से। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं। जो सेंट स्टीवन जाता है वो जब डीयू की यू स्पेशल पकड़ता है और रामलाल आनंद के बच्चों के साथ बैठ के बात करता है, तो वो भी उनके जैसा हो जाता है। तो और इससे पहले कि कोई रामलाल आनंद कॉलेज का व्यक्ति ऑफेंड हो, तो लल्लन टॉप के दो सबसे कमाल के जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल किस्से लिखने वाले विनय सुल्तान, और हमारे बिल्कुल शुरुआती दिनों के साथी कुलदीप जो अभी ऑडियो प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं, वो दोनों रामलाल आनंद के पढ़े हुए हैं। तो आप यस। कतई ऑफेंड ना हो, ये हम तो स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो लंबे प्रोसेस से बनते हैं। देखिए अब मुझे भी वो डर रहता है कि भाई कोई ऑफेंड ना हो जाए। हाँ, कितना प्रयास कर लीजिए ऐसा हो नहीं सकता। अब हो जाए तो हो जाए। हो जाए तो लल्लन टॉप को वैसे भी सुबह से शाम तक खूब तमगे बटते हैं। ये बताइए कि ये वाला चरण सुभाष से ही शुरू करूंगा। आपने तो बहुत बच बच के कहा कि मैसेज देने की कोशिश करता हूं, पर मुझे लगता है कि सुभाष कपूर की फिल्में खालिस पॉलिटिकल फिल्में होती हैं। चाहे आप वो फंस गए रे ओबामा को देखें, मतलब हम लोग तो जेएनयू में उन दिनों थे तो डिस्कस किया करते थे कि
अगर आपको सब प्राइम क्राइसिस को समझना है तो सो दिस इज द बेस्ट फिल्म, कि आपको अमेरिका ने में क्या चुचपा हुआ वो समझने के लिए इससे अच्छा कोई रूपक नहीं है। और हम लोग इनफैक्ट न्यूज़रूम में ये उदाहरण दिया करते थे कि चीजों को यूं समझाया जाए कि वो अटक जाए, अंकित हो जाए दिमाग में। जॉली एलएलबी में भी आपने जिस तरीके से जस्टिस की हायरार्की और वहां का एक जो अलग कास्ट सिस्टम चलता है अप्रोच का, वो सब दिखाया। गुड्डू रंगीला में एज यू मेंशन, मेरा हरियाणा से नाता है तो और ज्यादा उसको कनेक्ट किया। इज इट बिकॉज सुभाष कपूर की जो पूरी ट्रेनिंग है वो एक बहुत ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुई है, वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने चीजों को बारीकी से देखा है, फिर जर्नलिज्म में भी गए हैं, तो वो एक दृष्टि मिल जाती है परतें उघाड़ने की। जी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। कॉलेज लाइफ में जो सब मतलब हमने भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब मॉरिस नगर चौक पे धरने किए हैं और वाइस चांसलर के ऑफिस का घेराव किया है और है ना वो तमाम चीज़ें की हैं। और जर्नलिज्म दरअसल वो एक मौका था, बिकॉज मेरी पैदाइश और परवरिश दिल्ली की है, लेकिन जब मैं जर्नलिस्ट बना तो मुझे थोड़ा बाहर जाने का मौका मिला, तो वहाँ बहुत कुछ देखने सीखने को मिला। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं बहुत दोस्तों से अक्सर ये कहा करता हूँ कि मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है, मैं उसी पर फिल्म बना पाता हूँ। लेकिन मैं जब फिल्म बना रहा होता हूँ, इस शहर में काम कर रहा होता हूँ, तो मैं बहुत अवेयर हूँ कि मुझे, जैसे आप सब प्राइम की आपने बात की, तो एक अजय ब्रह्मात्मा से हमारे यहाँ फिल्म क्रिटिक हैं बम्बई में, बहुत अच्छा हिंदी में लिखते हैं, दैनिक जागरण के लिए रिव्यू किया करते हैं। तो उन्होंने रिव्यू करते हुए एक अच्छी बात कही थी कि मतलब उनके शब्दों में कि इस फिल्म की खूबसूरती ये है कि अगर आप इसका सब टेक्स्ट समझ लें तो आपका मजा दुगना हो जाएगा, लेकिन अगर आप ना भी समझें तो भी ये फिल्म आपको पूरा आनंद देती है। तो मैं आप जैसे दोस्तों को या आप तरह के लोगों को वो सब टेक्स्ट में कुछ चीजें डालने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं वही जानता हूँ। मुझे एक प्रोड्यूसर ने मुझे अभी एक लव स्टोरी ऑफर की जो किसी साहब ने लिखी हुई थी, और वो फिल्म लंदन और स्कॉटलैंड में शूट होनी थी। तो मैंने कहा मैं स्कॉटलैंड गया ही नहीं हूँ कभी। तो उन्होंने बोला तो उससे क्या होता है, आप नहीं गए उससे क्या होता है। तो ऐसे बहुत लोग कर सकते हैं, मैं नहीं करता। तो मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, मैं वही डाल सकता हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश 93 से 95 के बीच में 4 या 6 दफा गया हूँ, रहा भी हूँ लखनऊ में साल 1.5 साल। तो मैंने जो वहाँ देखा है बहुत नजदीक से लोगों को। फसगी ओबामा में आपको एक किस्सा बताता हूँ, उसमें एक छोटा सा 98 की बात है, हम लोग बिहार गए हुए थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी 98 या 99, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो लालू जी को इंटरव्यू करने हम लोग गए हुए थे। तो तब ये सुभाष यादव, साधु यादव, ये बहुत मीडिया में उनके राबड़ी जी के भाई और उनकी जो भी हरकतें उस पर बहुत बात होती थी। तो हम ऐसे खड़े हुए थे वहां पर, और हमने किसी से कहा कि देखिए ये पार्टी की इमेज के लिए ठीक नहीं है, सब किडनैपिंग वगैरह बिहार में होता है। तो हमको पलट के जानते हैं क्या बोला वो बोला तो क्या गलत करते हैं, अरे उठाया जाता है तो बाकायदा रसीद काट के दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है सुरक्षा का, हम पकड़े हैं तो कोई दूसरा पकड़बे नहीं करेगा। अब वो रसीद का और पर्ची काटना, मतलब मेरे लिए वो इतना इन्फॉर्मेशन तो फसगी ओबामा में एक सीन है कि वो बाकायदा रसीद काट के कहता है कि आप ये इसको दिखा दीजिए और ये कहीं। तो आप अनुभव से, मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में चुनाव लड़ रहा था सौरभ, तो बड़ा पहली दफा चुनाव लड़ रहा था, और कोई एक बहुत ही गुंडे किस्म के लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनमें से एक साहब चुनाव लड़ रहे थे, और वो मुझे आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप विड्रॉ कीजिए, इस पे हम अनपोज जीतना चाहते हैं। तो बड़े गुंडे किस्म के ताकतवर किस्म के लोग थे, तो लेकिन हम भी थोड़े से क्रांतिकारी थे, तो किसी ने कहा कि मर जाएंगे फला, विड्रॉ नहीं करेंगे। तो हमने विड्रॉ नहीं किया। तो क्या करें, वो तो फले मारेंगे या उठा के ले जाएंगे। तो हमने कॉलेज आना बंद कर दिया। तो जिस दिन पोलिंग थी उससे एक रोज पहले कॉलेज आए, तो उस आदमी ने मुझे कैंटीन में पकड़ लिया और एक चाकू निकाल के, अब उसने लाइन सुनी। आपके यहाँ थोड़ा बहुत गाली चलता है ना डिजिटल पर, आप बोलिए, मुझे जहां लगेगा मैं बीप करवा दूंगा। आप देख लीजिए, मतलब ये उनका डायलॉग है, इसलिए मैं शब्दशः आपसे कह रहा हूँ। उस आदमी की वजीरपुर गांव के एक लड़के की जो अनपोस्ट जीतना चाहता था, हाथ में चाकू लेके एक फर्स्ट ईयर के बच्चे से, गोरे चिट्टे दुबले पतले से बच्चे को चाकू दिखा के उसने क्या लाइन कही, उसने कहा विड्रॉ करवा ले वरना चाकू मारूंगा, असली सुराग भूल जाएगा। अब उसने तो मुझे धमकाया लेकिन मुझे लगा ये कितना क्रिएटिव आदमी है यार, तो ये तो कवि है।
कह रहा है ये चाकू। तो मैंने बस गया मामा में वो डायलॉग डाला, तो बहुत लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से आया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मैं भुगता हूँ, जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, मैं उसको डालने का प्रयास करता हूँ। जरूर थोड़ा बहुत आप जैसे दोस्तों की संगत में पढ़ने लिखने का अभ्यास है, आदत है, राजनीति में दिलचस्पी है, दुनिया जहान में क्या हो रहा है आप कोशिश करते हैं आप उससे टच में रहें, किस दिशा में चीजें जा रही हैं थोड़ा सा उस पर नजर रखें, तो वो एक सब टेक्स्ट में डालने का प्रयास करता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ दादा, मैं ये कह रहा था कि जैसे दासदेव में आपका एक किरदार था, उसके पहले की भी कई फिल्मों में, पर मुझे सबसे पहले क्यों पता नहीं ऐसे फ्लैश की तरह कैलाश का किरदार याद आया। जैसे कैलाश फूलन को समझाता है सरेंडर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, एक किस्म का एक कनेक्ट है। और ऐसा लगता है जैसे वो किरदार और बड़ा हो गया, एक नई जमीन पे पहुंच गया दद्दा के रूप में। और दद्दा की एक वो कसमसाहट है जो मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल फिगर की होती है कि मैं अपनी लेगेसी, अपने भीतर की बेचैनी और अपनी सीख किसे देकर जाऊं। तो आपका क्या तरीका था इस किरदार को अप्रोच करने का? क्या रेफरेंस पॉइंट, सुभाष ने क्या ब्रीफिंग दी, आपने क्या ऐड किया? क्योंकि एक जिच ये भी रहती होगी कि यार इस तरह के कई किरदार पहले भी किए हैं, तो इसको नया ट्रीटमेंट कैसे दूं? क्योंकि जब मैंने इस इंटरव्यू के सिलसिले में आपसे फोन पे बात की थी तो आपने बहुत एक्साइटेड होकर कहा था, नहीं सौरभ ये नया है, कुछ कुछ बढ़िया बन गया है। तो वो क्या है नया, क्या है बढ़िया? तो देखो क्या है, पहली मैं एक चीज बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि ये जैसे तुमने कहा कि कैलाश की बात तुमने की, जो बैंडिट क्वीन का जो कैरेक्टर जो मैंने फिल्म में पहला कैरेक्टर किया था, है ना, जैसा आपने कहा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। वो मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ये मेरे कभी जहन में ही नहीं आई ये बात। कहने का मतलब ये बता रहा हूं कि जब आदमी बाहर से देखता है तो उसको तरह तरह से एनालिसिस उसका हो सकता है, कई जुड़ाव हो सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ एनालिसिस। जब आप कर रहे होते हैं तब आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। मुझे कोई अपना किरदार याद नहीं आता है पिछला किया हुआ कि मुझे लगता है कि यार ये तो ऐसा तो मैं कर चुका हूं, ऐसा तो मैं कर चुका हूं। वो तभी लगता है जब मैं खुद वैसा ही कर रहा होता हूं, यानी कि मैं उस पर कोई नई चीज नहीं सोच रहा होता हूं, मैं वही पुराना जो एक बार किया था वो सीन मैं वही उठा के कर देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो प्रोसेस है, पर्सनली जो प्रोसेस है, उसमें ये नहीं है कि आप क्या अलग कर रहे हैं या क्या पीछे आपने किया वो नहीं करना, बात वो नहीं है। वो चाहता क्या है, वो स्क्रिप्ट क्या डिमांड कर रही है, वो क्या नेचुरली क्या मांग रही है। तो वो जो तो इट इज एक्चुअली आई कंप्लीटली फॉलो द स्क्रिप्ट एंड द विजन विच इज वेयर इट इज गोइंग। सो ये जब किरदार किया, लोगों ने जैसे मुझसे बीच में जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं अभी, उसमें ये भी पूछा जा रहा है कि साहब आपने किस, ऑब्वियसली वो कुछ नाम चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि किस पॉलिटिकल फिगर को आपने स्टडी किया इसमें। तो मैंने कहा मैं क्यों करूं भाई पॉलिटिकल फिगर को स्टडी, उसके हाव भाव क्या थे या उसकी जीवनी क्या है। मैंने कहा देखिए जितनी इंफॉर्मेशन मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में चाहिए थी इस कहानी के संदर्भ में, वो डायरेक्टर ने मुझे प्रोवाइड की है। मेरी खुद अपनी एक समझ है चीजों को लेके, भले ही मैं पॉलिटिक्स में एक्टिवली उसकी बहस में पार्टिसिपेट ना करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं इस समाज में रहता हूं तो इस समाज की पॉलिटिक्स से मैं अलग तो नहीं हो सकता। कान तो मेरे खुले ही रहते हैं, आंखें मेरी देखती हैं, तो मेरी अपनी एक समझ है, तो मैं उसको लेके चला इस किरदार में। जो मुझे मजा आया, जो शुरू में जो डिफरेंस था एक्चुअली मेरी सोच में और सुभाष की सोच में, सुभाष का क्योंकि सुभाष ने कहानी लिखी है तो वो क्लियर थे अपने बारे में। मैं पहली बार कैरेक्टर कर रहा था, मतलब मुझे जब कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मैं कहानी में ढूंढ रहा था कि कहां ये आदमी जो मास्टर जी का कैरेक्टर है वो कहां उसका एक दूसरा रूप हो सकता है, जो कि एक उसका एक भ्रष्ट रूप भी है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि वो इंसान है, तो क्या वो भ्रष्ट भी है, ऐसा मैं मान के चल रहा था। और
मैं उसको काफी शुरू में, जब शुरू की रीडिंग्स हो रही थी, उसमें बहुत ढूंढ रहा था। और सुभाष ने कहा नहीं सौरभ, ये आदमी जो है, ही कम्स फ्रॉम द लेगेसी ऑफ द, जो जो फ्रीडम फाइटिंग से जो लोग आए, जो गांधीवादियन, और उसके बाद जो एक तरह का कहना चाहिए कि जो प्योरिटी ऑफ थॉट और आइडियोलॉजी जो है, उसको फॉलो करने वाला आदमी। हाँ हाँ, और बल्कि एक लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है जब तारा रूपराम उसके पास आती हैं। तो तारा क्योंकि बिल्कुल एक बेसिक उससे खड़ी हुई है, तो वो पलट के लड़ना और पलट के झापड़ मारना जानती है। मास्टर जी मोटा मोटी ये जानते हैं कि कोई झापड़ मारे तो आप, मतलब ऐसा उनकी आइडियोलॉजी नहीं है कि आप दूसरा गाल आगे कर दें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो इन सब चीजों, उसको पलट के झापड़ मार के क्या फायदा, इस तरह का उनका वो है। और तारा रूपराम कहती है कि नहीं, उनने मारा है तो उसको जीवन भर याद रहे, है ना, कि ये झापड़ गलत था। तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें तारा रूपराम स्पेशली सत्ता के चरम पे पहुंचती है, और बिना करप्शन के ही पहुंचती है, क्योंकि वो अपने मेंटोर की आइडियोलॉजी फॉलो करती रहती है। वो उन जैसी नहीं है, फितरत में वो मास्टर जी जैसी नहीं है, फितरत उसकी बिल्कुल अलग है, लेकिन आइडियोलॉजी जो फॉलो करती है वो अपने मेंटोर की ही करती है, जो जिन्होंने उसको सिखाया कि राजनीति क्या है और किस लिए है। तो ये रहा इसका प्रोसेस। बाकी तो सीन अच्छे थे, तो बोलना ही था, बोल दिया। को एक्टर ऋचा जैसी थी जो संभाली लेती थी सीन, बाकी ठीक है। ये बोलते बोलते जो आखिरी में एक निसंगता आती है ना, कि मुझे कोई आसक्ति नहीं है, हम तो झोला उठा के चल दिए। नहीं देखो क्या है, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं ये पिक्चर सुभाष की कंपनी की पहली फिल्म है। मतलब सुभाष का अपना प्रोडक्शन जो है ये है, डिम्पल इसमें प्रोड्यूसर है, और नरेन भी है इसमें प्रोड्यूसर। तो मेरे लिए ये दोस्तों के साथ एक, कहना चाहिए कि एक तरह का पिकनिक था, you know? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि सौरभ शुक्ला का फिल्में चुनने का क्राइटेरिया यही होता है, चाहे वो रजत के साथ काम करें चाहे इधर काम करें, वो तो यही देखते हैं यार कहाँ पे अपना मजा भी रहेगा, कहाँ पे सुधीर भाई के साथ काम करें। हाँ यार, ये बात तो है, वैसे ये बात तो सच है, क्योंकि मैं क्योंकि ये लंबा इंटरव्यू है इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक बार मलेशिया से मेरे को फोन करके बोला था, कहता है यार सौरभ मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों चिंता होती है? तो बोला नहीं मैं तेरे से मिला, मुझे लगा कि तू यार काम ही करता रहता है, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं लेता है। तो मैंने मतलब, कहता नहीं मतलब जिंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा क्या होता है और बहुत कुछ? तो उसने कहा हॉलीडेज यार। तो मैंने उसको बोला, सरदार है वो, तो मैंने बोला सरदार यू डोंट नो, आई एम ऑन अ परपेचुअल हॉलीडे फ्रॉम लास्ट 36 years. आई डोंट नीड इट, यू नीड इट। सो क्या है सुधीर, सुभाष, अनुराग बासु, है ना, ये सब, इन सब लोगों के साथ जो छुट्टियों पे चला जाता हूं मैं, तो मेरे को छुट्टियों की फिर जरूरत पड़ती नहीं है। और क्या है सबसे अच्छी बात यह है, जो किसी को नसीब नहीं होती है भाई साहब, कि छुट्टियां भी मिलती हैं, पिकनिक भी होती है, और उसके पैसे भी दिए जाते हैं आपको। अच्छा, इस फिल्म के अगर मैं दो किरदारों को मेटाफर की तरह यूज करूं, मैं आप तीनों लोगों से जवाब चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई दद्दा जैसा मेंटर रहा हो, या आपको लगा हो कि आपको तारा जैसा कोई डिसाइपल मिला हो जो बहुत डेडिकेटेड और उस मिशन को और आगे ले जाने वाला, सिनेमा के, एक्टिंग के या लाइफ के कंटेक्स्ट में। ऋचा? मेरे तो पापा ही मेरे मेंटर रहे हैं, मतलब नॉट इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, पर जिंदगी की बहुत सारी बातें वो मुझे बता देते हैं। और हमारा अगर आप रिलेशनशिप, उदाहरण दे सकें, बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी, उनको भी हिम्मत मिलेगी।
और बहुत सारे पापाओं को भी, कि अपनी बेटियों से किस तरह पेश आना चाहिए। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरे दोनों पेरेंट्स को बहुत उम्मीद थी कि अब मैं, उन्होंने मुझसे हर पर्चा दिलवाया, जेएनयू का भी दिलवाया, और मैं चुपचाप सुमड़ी में एक एफटीआई का भी दे आई। तो तब ये बात हो रही थी कि तुम्हें एक्टिंग करनी है, सच में हॉबी थी ना वो तो, कि तुम फुल टाइम करोगी, नाटक कर लो। अच्छा, एक एक साल जर्नलिस्ट की नौकरी कर लो, कहीं चली जाओ तुम। मैं 2-3 जगह इंटरव्यू भी देके आई, हर चीज, लॉ से लेकर एमबीए से लेकर हर चीज का मैंने एग्जाम दे दिया था। तब ये बात चली कि मैंने कहा कि मुझे सच में, मुझे एक ही चीज करने में मेरी रुचि है और मुझे लगता है वो मैं कर लूंगी, और मुझे लगता है मैं इतना तो कर लूंगी कि अपना रेंट वेंट दे सकूं। तो आप क्या सपोर्ट करोगे, ऐसा मैंने बात की। तो तब दोनों मेरे माँ बाप दोनों ने थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा कि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने कोशिश भी नहीं की। तो उन्होंने बिल्कुल खुली छूट देके उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजा, और शुरुआती 3-4 सालों में मैंने उनसे हर महीने पैसे भी लिए, क्योंकि मुझे लगा बेकार फिल्म कर लूंगी, उससे अच्छा तो जितने वो दे रहे हैं। अब बहुत लाखों रुपए नहीं भेजते थे, पर जो भी वो भेजते थे। तो मैंने एक बार मम्मी से पूछा कि आपको नहीं लगता मैं 20-21 साल की हो गई हूँ, खुद कमाना चाहिए, इतने में तो आप टीचिंग जॉब में लग गई थी। तब उन्होंने बोला कि देखो बेटा, पहले राजा रानी जो थे वो आर्ट्स को पेट्रोनाइज करते थे, तो रॉयल पेट्रोनेज होती थी। तुम समझो हम तुम्हारे राजा रानी हैं, और ये जो तुम्हें हम हर महीने कुछ 1000 रुपए भेज रहे हैं, वो तुम्हारा रेंट का। और मुझे वो बहुत क्यूट और बहुत उस बात ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। और मुझे अभी भी ये लगता है कि कितना अच्छा है कि हम फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, कि हमारे माँ बाप के लिए एक फ्राइडे बस एक फ्राइडे है। जब वो पूछता, अच्छा तेरा कुछ आ रहा है बता, तूने बाल कटाए थे, असल में बाइक चलाई थी, अच्छा हम देखने जाएंगे, पड़ोसी को ले जाएंगे, मौसी को ले जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो कितने डिस्कनेक्टेड है मेरी लाइफ से, और फिर भी बावजूद इसके कितने सपोर्टिव हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सक्सेस या फेलियर क्या चीज है, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि इस चीज के लिए तुम आर्टिस्ट हो, और आर्टिस्ट, बतौर आर्टिस्ट तुम अपने खर्चे निकाल पा रही हो, तो तुम 1% में आती हो, तो खुश रहा करो। तो वो मेरे दोनों दद्दा हैं। दोनों लगता है। सुभाष। मेरे दिल्ली में एक दोस्त हैं, सोहेल हाशमी उनका नाम है, और दिल्ली में हिस्टोरिकल वॉक्स आजकल बहुत कर रहे हैं सोहेल भाई। बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत दबा के लिखते हैं, दबा के काम करते हैं। और अगर मैं अपने जीवन में किसी एक मेंटोर को इफ आई हैव टू पिक अप वन, देन इट विल हैव टू बी सोहेल हाशमी। मैंने गालिब उनके साथ पढ़ा, मीर उनके साथ पढ़ा, पॉलिटिक्स समझ उनके साथ बैठ के डेवलप हुई। मैं दरअसल उनके भाई जो जननाट्य मंच में सफदर हाशमी, जिनकी 89 में जिनकी हत्या हत्या कर, हो गई थी जी। मैं कॉलेज के दिनों में जननाट्य मंच के साथ थोड़ा आना जाना मेरा शुरू हुआ था, और कुछ महीनों में सफदर की हत्या हो गई थी। उसके बाद से मेरी दोस्ती सोहेल के साथ थी। और व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, आई डू एक्नॉलेज दैट ही इज रियली बीन अ मेंटर। सौरभ दादा। मैं यही कहूंगा कि पहले दद्दा तो मेरे पिताजी रहे, और वो तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी, समझाया भी। मैं छोटी सी एक बात अपने फादर के बारे में बता देता हूँ। मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, और मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझे मैथ्स पढ़ाता था। तो मेरी बहुत पिटाई होती थी, तो मतलब उसको गुस्सा आ जाता था, वो झापड़ मार देता था। परीक्षा से कुछ 3 दिन पहले मैं बिफर गया, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे मुझे पास ही नहीं होना मैथ्स में। तो मेरे फादर, वो म्यूजिशियन थे, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा क्या है क्या, तो मैंने कहा ये है, मैं नहीं पढ़ना, मुझे अपने भाई से नहीं पढ़ना। अब कोई ट्यूटर तो था नहीं, भाई पढ़ा सकता था। तो मेरे फादर ने उस रात बैठ के मेरे भाई से वो मैथ्स सीखा कि भाई ये क्या है, उसका समीकरण क्या है, उसका व्याकरण क्या है, जो भी है वो सीखा, और फिर अपने तरीके से उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे पढ़ाया। तो मेरे पहले धंधा तो मेरे पिताजी ही रहे। और जीवन में मैं ऐसा मानता हूं, जिसमें कहीं ना कहीं शायद मेरी भी अपनी खूबी कुछ ना कुछ तो रही होगी, मुझे हमेशा दद्दा मिलते रहे। ये बात
कई बार कई दद्दाओं की मुझे चेहरे भी याद नहीं है, उनके नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन जैसे वो उनकी बातें मुझे याद है। तो जैसे मैं हमेशा एक चीज कभी नहीं भूला, जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी थिएटर में, किसने कहा था, किसी लॉन में बैठ के किसी ने कहा था मुझे, उसने कहा था कि सौरभ कभी भी लाइन याद करने की कोशिश मत करना, जो बात जो टेक्स्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है वो समझ लेना, तो कभी लाइन भूलोगे नहीं। और आज तक मेरे साथ ये होता है, मैं लाइन कभी याद नहीं करता हूं, मैं लाइन याद कर ही नहीं सकता। जब कोई डायरेक्टर या कोई राइटर मुझे बांध देता है और कहता है कि नहीं लाइन बिल्कुल ऐसे ही बोलिए जैसे लिखी हुई है, तो फिर मैं वहां पर एक्टर रहता ही नहीं, मैं एक्टिंग कर ही नहीं सकता। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं, और टेक्स्ट में पढ़ते पढ़ते अच्छा पहले क्या कहा जा रहा है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जब मुझे ये समझ में आ जाता है फिर मैं वो कभी भूलता नहीं, फिर चाहे मुझसे 10 पेज कहलवा लो, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि बात किस बारे में हो रही है, कैसे कैसे बात आगे जा रही है। तो ये जिसने मुझे कहा था वो बहुत बड़े दद्दा थे, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया मुझे। जिन दोस्तों के साथ, जिन बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैं रहा, वो भी दद्दा ही रहे। शेखर ने बहुत कुछ सिखाया, सुधीर ने बहुत कुछ सिखाया, दोस्तों ने बहुत कुछ सिखाया, जितनी फिल्म मेकर हैं, सुभाष हैं, अनुराग है, बासु, उसके अलावा और जितने दोस्त हैं, रोज जो मिलते हैं, नए लोग जो मुझसे छोटे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो दद्दा हमेशा रहे हैं मेरी जिंदगी में, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मिलते रहेंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए मैं भी दद्दा हूं, तो ये तो भैया दद्दा, तो भाई ये तो ऐसा, ये तो लेन देन का मामला है दोस्त, तुम हमारे दद्दा, हम तुम्हारे दद्दा, चलो। अच्छा, मेरे पास 2 सवाल और बचे हैं आप लोगों से जुड़े हुए। पहला सवाल मेरा ये है कि पिछला 1 बरस बड़ा मुश्किल रहा, किसी इंडस्ट्री के लिए रहा हो, किसी देश के लिए रहा हो, ऐसा नहीं है। ये पसरा हुआ था पूरी एक शोक की, उद्विग्नता की, संतराश की चादर, और लोग अपने अपने तय उन मुश्किलों से निकले। और उस दौर में हमें एक पत्रकार के तौर पर ये लगा कि हमें जितना सच्चाई बतानी चाहिए उतनी ही शिद्दत से हौसलों की कहानियां भी सुनानी चाहिए, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो वो उससे बाहर आ सकता है, उससे निकल सकता है, जूझ सकता है। इसलिए मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि आप लोगों की लाइफ में भी बहुत मुश्किल फेज रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के हमने कई सुभाष दादा को छोड़ दें तो इंटरव्यू किए, कई बार बात की है, एंड यू केम आउट ऑफ इट। जैसे सौरभ दादा का बरगद में जो हमने लंबा इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बताया कि एक लंबा वक्त था, बैठ जाता था ऑफिस में जाके कुछ। रिचा ने उस फेज को शेयर किया है कि गैंग्स के बाद एक ही तरह के रोल आ रहे थे, एक ही तरह की चीजें हो रही थी। ये पिछला 1 बरस आप लोगों के मेंटल इक्विलिब्रियम में, आप लोगों के मेंटल स्ट्रेंथ में क्या छोड़ के गया, क्या सबक है, अगर आप बता सकें कुछ। कौन शुरू कर रहा है? आप दद्दा। रिचा लगभग बोलने वाली थी, तभी बोलो उनको ना। टाइम मिल गया। मैं जी, मैं बस ये बोल रही थी कि पिछला साल कुछ ऐसा रहा है कि अगर एक बहुत अच्छा मौका भी रहा है सबके लिए अपनी लाइफस्टाइल को इवैल्यूएट करने का, अपनी प्रायोरिटीज को देखने का। जब आप घर में बंद हैं, परिजनों से नहीं मिल पा रहे, हर इस चीज में कुछ 3-4 महीने के लिए तो मैं भूल चुकी थी कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि घर के इतने काम, झाड़ू पोछा। हमने उस दौरान बात भी की थी सौरभ, मैं आपको बता रही थी कि कितना मुश्किल है। और अच्छा, बहुत खुश होकर बता रही थी, देखो मेरा घर कितना सुंदर है, कितना चमक है। उस दिन मैंने पंखे साफ किए थे शायद। मैं बस ये कि मुझे ये लगता है कि मेरे लिए पिछले साल में बहुत बड़ी एक लर्निंग हुई है कि एक जो चीज हम जिसको चेज करते हैं एज एक्टर्स, हमें बोला जाता है कि तुम फेमस हो जाओ,
तुम्हारी हर फोटो वायरल होनी चाहिए, तुम हर रोज चर्चा में आनी चाहिए। ये तो मुझे ये भी लगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हम एक्टर तो बन गए, चलिए हमें 4 लोग जानते हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कितनों को असल में हमारी कोई भी फिक्र है? डू दे केयर अबाउट अस? और फिर जब मैं उस पड़ाव पे पहुंची, जब मुझे लगा नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैंने इसके बारे में लिखा भी था एक्चुअली कि क्या क्या फायदा है इस चीज का। जो तो मेरे लिए लर्निंग सबसे पहले यही रही है पिछले साल की, कि जर्नी को एंजॉय किया जाए, किसी को आहत ना करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें, खुश रहें, अच्छी चीजें बनाएं, कुछ ऐसा दुनिया में डालें जो आज नहीं तो कल किसी को कहीं इंस्पायर कर जाए। हो सकता है तारा की कहानी से कोई बिल्कुल रिलेट कर जाए और बोले कि मैं भी नहीं थकूंगी, मैं भी नहीं हटूंगी, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और मैं डरूंगी नहीं। तो वो कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग है, इवन मोर देन अपने पीयर्स की अप्रिसिएशन बटोरना या अवार्ड्स लेना या पैसे लेना या प्रेस में रोज रोज आ जाना। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि हम सब एक एक इकोसिस्टम में हम छोटे छोटे प्रॉप्स हैं और हम ऐसे ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं और यही लाइफ है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को खुद खुश रखें, अपने मतलब रात को चैन की नींद आए, ईमान साफ रहे हमारा और अच्छी जिंदगी बिताएं। यही मैंने सीखा है पिछले साल में। सुभाष? नहीं, लगभग वैसा सही जैसा रिचा ने कहा। आई थिंक खासतौर पे कोविड के पूरे अनुभव ने बहुत सारे लोगों को बहुत मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के कंक्लूजन पे लोग पहुंचे। ये जो जीवन की जो पूरी आपाधापी भाग दौड़ है, वो कितनी कितनी कमजोर है, कितनी क्षणभंगुर है। मतलब वो एक वायरस के आने से पूरी दुनिया किस तरह से ठप हो गई। तो मायने जीवन की किस्में हैं, उस तरफ थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा किताब, थोड़ा सा अच्छा कुछ काम, स्वाद, अच्छा कुछ खाना, वो चीजें जीवन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस तरह का कुछ कुल मिला के अनुभव पूरे कोविड के दौर में है। दादा? अच्छा, मेरा थोड़ा लंबा है ना, लंबा आराम से, इंटरव्यू तसल्ली है से, तो अपने पास बहुत फुर्सत है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ और मैं ऑफिशियली अनाउंस भी कर देता हूँ इसी इंटरव्यू में। मैंने सुभाष को भी एक्चुअली नहीं बताई है ये बात पूरी तरह से। सुभाष को थोड़ा अंदाजा है और हो सकता है सुभाष ने इधर उधर से सुना हो तो उसे पता ना हो। मैं ये लॉकडाउन होने से, कोरोना तो शुरू हो ही गया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है जीवन पे, वो उस लॉकडाउन का पड़ा जहां पर आपका जीवन एकदम स्थिर हो गया, है ना। तो उससे पहले, उससे ठीक, मैं बिल्कुल मुंबई जो है, मैं उस दिन जो लास्ट फ्लाइट थी उस दिन वापस आया हूं मुंबई। और उसके बाद यहाँ पर 6 महीने 7 महीने जो भी लॉकडाउन रहा है उसमें यहीं पे मैं घर में अपने रहा। और मेरा घर जो है, नीचे घर है, ऊपर ऑफिस है, 2 यूनिट है मेरे यहाँ। तो शुरू में तो बात होती थी थोड़ी सी, सुभाष से भी काफी बात होती थी, तकरीबन रोज ही बात होती थी, सुधीर से बात होती थी, बाकी दोस्तों से भी बात होती थी। फिल्में देखी मैंने बहुत सारी, बहुत दोस्तों का काम जो मैं देखना रह गया था वो देखा मैंने, पढ़ा, थोड़ा लिखा। फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा यार क्या रहा है, ये चले ही जा रहा है। और माफ करना, शराब भी खत्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट, है ना, वो मिल भी नहीं रही थी। तो शराब का भी सहारा रह नहीं सकता था, तो समझ में नहीं आया कि करें क्या। तो यार दोस्त क्या है कि मैंने अपने जीवन में जब कभी कुछ पैसे वैसे आए तो मैं, एक मौका था मेरे पास एक विदेशी गाड़ी लेने का, बड़ी विदेशी गाड़ी लेने का। तो मैंने विदेशी गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने कहा गाड़ी तो गाड़ी है। मैंने बहुत सारे कैमरे खरीद लिए थे, बहुत सारे लेंसेज खरीद लिए थे, ट्राइपॉड खरीद लिए थे, ये सब चीजें। और ये था मेरा कि मैं किसी कैमरामैन को उठाऊंगा और किसी दिन चला जाके फिल्म बनाऊंगा। तो इस लॉकडाउन के दौरान मैंने कहा यार ये कैमरे मेरे पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, चलते हैं नहीं, तो क्या करें। तो मैंने सफाई करने के लिए कैमरा उठाया, और कैमरे की सफाई जो है उसको खोल के सफाई करना नहीं होता है, उसको मतलब बेसिकली चलाना ही होता है आपको, ताकि उसकी मशीनरी चलती रहे। तो चलाना नहीं आता था, तो मैंने अपने एक सिनेमेटोग्राफर दोस्त को फोन किया। मैंने कहा यार भाई बता दो क्या बटन ऑन करूं तो क्या आएगा। तो उसने बताया, तो कुछ फोटो जब फ्रेम दिखा तो मैंने लगा, चलाया कि भाई खींचे थोड़ी देर, फिर मैंने कहा इसमें मैं ही बैठ जाता हूँ इस फ्रेम में।
बैठा तो एक्टर आदमी हूं, तो मैंने कहा कुछ बोल ही देता हूँ, तो बोला। फिर बाद में शॉट देखा तो अपना शॉट खुद ही को पसंद आ गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो ये अच्छा है यार, इस शॉट से मिलता जुलता कुछ और बोलते हैं, कुछ और जोड़ते हैं। एंड द प्रोसेस स्टार्टेड and I kept shooting for 3.5 months. Oh, wow. And I kept shooting for 3.5 months, and right now I have a 90-minute film जिसका कलर करेक्शन हो गया है, और इस वक्त वो साउंड प्रोडक्शन में है। यानी कि फिल्म इस तरह की बनी कि आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन में ले जा सकते हैं। इतनी भलती नहीं बनी कि आपने उसको उठा के रख दिया। क्या तो बात। अब ये फिल्म जो है थोड़ा ऐसा ही है, मतलब थोड़ा शर्म भी आती है कहते हुए, क्योंकि उसकी शूटिंग भी मैंने ही की, उसको एक्टिंग भी मैंने की, उसको डायरेक्ट भी मैंने किया, उसकी एडिटिंग भी मैंने की। तो लोग अब यही बोलेंगे, अगर मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ ज्यादा, लोग ये कहेंगे तो देख भी बेटा खुद ही लेना तुम, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ। मैं चुपचाप वो फिल्म अब कंप्लीट कर चुका हूँ, और जैसी उसकी कॉपी आएगी मैं उसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजना शुरू करूंगा, और अपने चंद जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि यार किसी ओटीटी में बिकवा दो, तो ये जो कैमरे खरीदे हैं मैंने, उनकी कॉस्ट तो निकल आए कम से कम। क्या रखा है? शीर्षक अच्छा, क्या है फिल्म का? पिक्चर का शीर्षक यही मैं चाह रहा था कि तुम पूछो, ताकि मैं इसको ऑफिशियली बता सकूं। इसका नाम है टेल ऑफ सत्य प्रकाश परम कोविड। प्रकाश परम कोविड। ठीक है, तो ये है पिक्चर। वाह, तो वाकई दद्दा वाला काम हो गया। हाँ, नहीं मुझे, और मेरा बहुत अच्छा गया है 2020। बहुत बुरी खबरें सुनी मैंने, बहुत मानसिक तौर से, बहुत जब सुनता था मैं तो बहुत परेशान होता था, लोगों के बिहेवियर से बहुत परेशान हुआ। वो अपने दोस्तों से टाइम पे शेयर भी किया मैंने। लेकिन जो मैं कहूंगा कि ये जो एक नई घटना हुई मेरे साथ, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक बहुत ढाढ़स बना, और बहुत पॉजिटिव तरीके से मैं रहा हूँ, हंसते हंसते, और बहुत पॉजिटिव तरीके से मैं रहा। वाह, स्टोरी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। सुभाष, सबसे पहले आप मुगल डायरेक्ट कर रहे हैं, कब फ्लोर पे जा रही है? मुगल के बारे में सही आदमी जो आपको बता सकते हैं वो भूषण कुमार हैं। मैंने उनसे एक एनडीए साइन किया हुआ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हैं मुगल, ये तो मैं कंफर्म उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है जल्द इस साल में। क्योंकि हम लोगों को भी यही खबरें आई ट्रेड से कि हाँ, लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर उसी को शूट जी करेंगे। जी जी, ऐसी कुछ बातचीत है, और उसी पर फोकस है, और कुछ एक दो स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। एक जॉली LLB 3 की स्क्रिप्ट पे कुछ डेवलप करने की कि हमारे सिनेमा एडिटर ने ये सवाल भी लिख के दिया था कि ये जरूर पूछेगा। अच्छा, एक चीज बताइए सुभाष, कि जैसे हमने रिप ऑफ देखा है, बेटर कॉल सोल बनता है एक ओरिजिनल सीरीज से, हाँ, तो वैसा कभी नहीं लगा कि जो सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार है, ब्रेकिंग बैड से जैसे बेटर कॉल सोल निकला, वैसे सुंदरलाल त्रिपाठी के किरदार के इर्द गिर्द कुछ बुना जाए? क्योंकि ये तो एक केस है जो उनके सामने आया, पर वो कैरेक्टर चूंकि हमारे साथ रह गया है, तो अब सुंदरलाल त्रिपाठी की जो वो बता भी रहे हैं कि वो कहाँ से आया, शाहजरा से स्कूटर चला के, एक चाय ढंग की नहीं मिलती, हाथ धो लें क्या इससे, है ना, उसका फ्रस्ट्रेशन है, बिटिया की शादी है, तो उस किरदार के इर्द गिर्द भी तो एक कहानी विकसित हो सकती है। नहीं, इस बात का, इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ा सौरभ मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो लगभग तय हो चुका है। क्या और मतलब? इसका क्या? बहुत जल्द हम लोगों ने कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन और कुछ स्क्रिप्टिंग का काम शुरू किया है, और अरे मुंह तो बंद कर लीजिए। बड़े बंद कर लो यार। ये मेरी और ये बढ़िया है, कोई अपनी फिल्म अनाउंस कर रहा है, कोई अपनी कास्ट अनाउंस कर रहा है, कास्ट को नहीं पता, ऊपर से क्लेम कर रहे हैं कि बम्बई में आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट प्लीज। नहीं, मेरी और सौरभ की लॉकडाउन के बीच में बात हुई थी कि यार इसको कुछ करना चाहिए, और ये हमारे जहन में तो पिछले साल 1.5 साल से था, और पिछले 2-2.5-3 महीनों में मैं और सौरभ मिल नहीं पाए बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। पिछले 2-2.5-3 महीनों में कुछ एक डेवलपमेंट हुआ है, और हम लोग उसको
उसकी कुछ रिसर्च और उसकी कुछ एकदम बेसिक इनिशियल राइटिंग हम लोगों ने शुरू की है। तो देखें, बट ये आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल होने वाला है। अच्छा, मजे आएंगे। तो तुम्हारी, जहां तुम बैठे हो और तुम्हारे पीछे जो पेंटिंग लगी है उससे पता लग रहा है तुम ऑफिस में हो। हाँ, तो चाय पिलाओ और बताओ कि क्या है, तो आ क्या जाओ आ चक्कर जाओ आ है। अच्छा, ठीक जाओ। है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप मुगल करने जा रहे हैं, आपको मानव कौल का गुलशन कुमार कनेक्शन पता है? जी मुझे मालूम है। हाँ, वो बड़ी मजेदार स्टोरी वो है दादा। उठा सौरभ लिए गए, दादा आपको नहीं पता है? वो उठा लिए गए। सुभाष बताइए। मुझे डिटेल ठीक से याद नहीं है। तो बेसिकली मानव मानव मुंबई गए थे, नए नए बोरीवली में रहते थे अशोकवन में। तो 5 लोग साथ, एक रात पुलिस आई, उन लोगों को उठा के ले गई अच्छा, कि गुलशन कुमार मर्डर में तुम लोगों का क्या रोल है। अरे और उसके बाद पुलिस ने वही किया जो पुलिस करती है। लेकिन बाद में इन लोगों ने यकीन दिलाया कि साहब हम एक्टिंग करने आए हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह, तो ये नहीं मालूम था। एक एक आखिरी सवाल, वो हालांकि पिछला आखिरी था पर फिर भी। पहले सॉरी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात, ऋचा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं? शकीला को कैसा रिस्पांस मिला, और कौन कौन सी नई फिल्में हम आपकी एक्सपेक्ट करें? अभी ये फिल्म आएगी, उसके बाद आपको पता होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कब आएगी आप ही बता दीजिए, हम आपके आने से पहले चर्चा कर रहे थे। वो आती है तो अच्छा है, वो भी आ जाएगी। फिर फुकरे 3 की हम शूटिंग करेंगे। फिर एक और सीरीज में कर रही हूँ तिग्मांशु सर के साथ, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद एक थ्रिलर, कुछ एक्शन टाइप का कुछ कर रही हूँ बाद में। तो अब यही है अगले 5 6 7 महीने का काम। ओके, सौरभ दादा। मैं इस वक्त नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं सिद्धार्थ सेन गुप्ता, जिनके साथ मैंने शुरुआती दिनों में मालाबार, उन्होंने डायरेक्ट किया था और मैंने लिखा था उनको, मालाबार हिल, जी 9 जी मालाबार जी। हिल। तो उनके साथ मैं वो कर रहा हूँ। उसके अलावा हॉटस्टार का एक और वेब सीरीज मैं अभी शूट करने जाऊंगा। और अभी जनवरी में बंगाल के एक बहुत जाने माने राइटर डायरेक्टर एक्टर जो है कौशिक गांगुली, हम्म। मैं उनकी फिल्म करने जा रहा हूँ। उस फिल्म में रघुवीर यादव हैं और सुप्रिया जी हैं, तो हम 3 लोग उसमें मेन हैं। और वो एक फिल्म करने जा रहा हूँ। और आज चाय पीने जा रहा हूँ सुभाष के पास, वहां पता लग जाएगा कि उसके बाद क्या कर रहा हूँ। वाह। अच्छा, मैंने आखिरी सवाल बोला था, पर एक आखिरी में रिकमेंडेशन, क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? रुकिए, वाह, अरे वाह, ये इस क्या फिल्म बात है, का असर मुझ पे ये ही हुआ है। इंटरेस्टिंग। क्या बात है। ये जिनको स्क्रीन पर स्पष्ट नजर न आ रहा हो, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट किताब है, एंड इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड। इसके अलावा गेल ऑम्वेट ने भी इनकी जो बायोग्राफी लिखी है वो आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। और अंबेडकर के अलग अलग कलेक्शंस भी आते रहते हैं। सो ही इज वन ऑफ दोज पॉलिटिकल थिंकर्स जिनका इम्पैक्ट अब तक दिखता है पॉलिटिक्स में। गांधी, अंबेडकर, और इसीलिए पढ़ाए भी जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जी। तो अंबेडकर सिर्फ उतने नहीं है जो अलग अलग पार्टियों के नारों के जरिए प्रकट होते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। आप उनकी पॉलिटिक्स से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, पर जैसा हम हमेशा कहते हैं कि पढ़िए जरूर। जी। सुभाष, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? मैं यार एक स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के, इश्तियाक अहमद साहब। जी। उनकी एक बहुत खूबसूरत किताब है, वो मैं भी जैसे ऋचा ने दिखाई, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिन्ना पर। अरे ये अच्छी किताब है। और बहुत मजे की किताब है, तो ये लगभग मैंने खत्म कर ली है। हम्म। तो ये मैंने अभी खत्म की है। सौरभ दादा। मैं तो पढ़ नहीं रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार इस बात का कर रहा हूं कि मेरे ये 2 दोस्त अपनी किताबें खत्म करें, तो फिर मैं इनसे बात कर सकूं। इंटरेस्टिंग। देखो क्या है, ये मैं, अरे यार रुको भाई, हाँ, तो ये मैसेजेस आ रहे थे, मैं मैसेजेस पढ़ रहा था अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जरा मैं ये बता देना चाहता हूं कि पढ़ने के मामले में मैं सबसे कमजोर हूं इन पूरी इस तिकड़ी में जो यहाँ बैठी हुई है।
मैं पढ़ने के मामले में सबसे कमजोर हूँ, लेकिन हाँ मैं लिखने के मामले में सबसे बराबरी कर सकता हूँ। तो आजकल मैं अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी करने में लगा हुआ हूँ, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए, स्क्रिप्ट कंप्लीट करिए, टेल ऑफ सत्य प्रकाश परम कोविड रिलीज करिए, और आपसे उम्मीद है कि आधार पर जब चर्चा होगी तब भी मुलाकात होगी। जरूर। और बाकी अपने उस पुराने शगल को भी शुरू करिए जिसमें बिना जगह तय किए गाड़ी घर से निकलती है और फिर आप और मैम तय करते हैं दाएं ले कि बाएं ले। हाँ, वो हम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन बस वही है, अभी तक थोड़ा सा यही था कि दाएं बाएं तो चले जाएंगे, फिर वहां किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा, तो इसलिए जरा वो रुका हुआ है। दाएं वो लगाएं कि चालू। बाएं लगाएं। ठीक चलिए, है। ये अड्डा फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। सुभाष कपूर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बैनर की पहली फिल्म, और बहुत दिलचस्प पेंटिंग भी है आपके पीछे। चार्ली चैपलिन भी हैं, चरखा भी है, बापू भी हैं, और थोड़ी देर में वहां पे सौरभ शुक्ला भी होंगे। क्या बात है, आपने आपने किस कंपनी में खड़ा कर दिया मुझे भाई। अरे अरे अब ये तो बाकायदा इस अड्डे में ऋचा ने और सुभाष ने डिक्लेयर किया है कि आप तो बहुत लोगों के दद्दा हैं। और ऋचा, आप भी इसी तरह से बेखौफ किस्म का काम करती रहिए, और वकीलों के हिसाब से तो जिंदगी सब जी लेते हैं, आप अपने हिसाब से जी रही हैं, जीती रहिए। बहुतों के लिए आपका बेबाक होना हौसले का जरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग लल्लन टॉप अड्डे में आए और अपने हिस्से की कुछ जिंदगी, कुछ ख्याल शाया किए। इस पूरी बातचीत के बारे में आप दर्शकों की बारी है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे सिनेमा वाले जब अपनी पॉलिटिक्स पर बात करते हैं तो हम इतना बवाल क्यों करते हैं, उनको उनके हिस्से का हौसला क्यों नहीं देते हैं, ताकि वो निडर होकर, अभय होकर हमारे वक्त की क्रूर सच्चाइयों को पर्दे पर उतार सके। शुक्रिया।